नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के दिशा निर्देश अनुसार शीतकालीन छुट्टियां 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक की गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन छुट्टियां घोषित की गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों में छुट्टियां रहेंगी। ये छुट्टियां हरियाणा स्कूल बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्कूलों में भी लागू रहेंगी। उन्होंने कहा ये नियम सभी विद्यालयों के लिए लागू किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि उन्हें सिर्फ स्कूलों को छूट दी गई है जिन्होंने पहले से प्रैक्टिकल की डेट लागू कर दी थी, तो वहीं विद्यार्थी स्कूल में प्रैक्टिकल देने के लिए जा सकते हैं, अन्यथा सभी स्कूल बंद रहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हर बार सर्दियों में जो है छुट्टियां होती हैं, शीतकालीन अवकाश होते हैं, तो इस बार भी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो है लेटर इश्यू हुआ है। उसमें 1 जनवरी 2025 से और 15 जनवरी 2025 तक सभी विद्यालयों में, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, सभी में छुट्टियां रहेंगी। और ये छुट्टियां हरियाणा बोर्ड स्कूल्स के लिए तो हैं ही, जो सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के या अन्य किसी बोर्ड के हैं उनके लिए भी लागू हैं। बस सिर्फ उनमें थोड़ा फर्क ये रहेगा कि जो भी ऑलरेडी फिक्स्ड डेट्स हैं, जैसे किसी प्रैक्टिकल्स की हैं सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई की, तो वही बच्चे स्कूलों में आ जा सकेंगे प्रैक्टिकल डेज के दौरान। बाकी सभी के लिए मनाही रहेगी। इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं सब छुट्टियों को लेकर गाइडलाइंस यही है कि सभी स्कूलों में जो है वो पूर्ण अवकाश रहेगा। कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में नहीं जाएंगे इन छुट्टियों के दौरान। होमवर्क जो है सभी बच्चों को टीचर्स अपने अपने क्लासेस में जो है सभी को बांट देंगे, और उसके बाद बच्चों के साथ संपर्क में रहा जाएगा, क्योंकि सभी टीचर्स ने अपने अपने स्कूल में क्लासेस ग्रुप बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों की कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। बाकी सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए हमारी यही एडवाइस है कि बच्चों को जो है ज़्यादा सर्दी का मौसम है उसमें ज़्यादा बाहर घूमने के लिए ना छोड़ें, ताकि बच्चों के ऊपर फोकस भी करें कि जो होमवर्क उनका दिया गया है तो उसको अच्छे से करें, क्योंकि 15 दिन का गैप जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और उस 15 दिन के गैप में सब पढ़ा लिखा जो है बच्चे वास कर देंगे यदि उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 25 इलाके में कृष्णा कॉलोनी में 10 में प्लॉट नंबर 2 में चल रही पंचाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से सोमवार की सुबह 2 कंपनी में काम करने वाले 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतकों में दोनों गार्डन बताए जा रहे हैं, जो कि बीती रात अंगीठी जलाकर गार्ड रूम में सो रहे थे और सोते समय दोनों की दम घुटने से मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो सकेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 10 करके प्लॉट नंबर 2 है, और ये जो कंपनी है यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है जो कल नाइट ड्यूटी में आए थे, और वो दोनों सुबह मृत्यु पाए गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी के हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर फ़ोन गया और हम लोग आए तो देखे दोनों डेड बॉडी एक साथ पड़ी हुई है, और पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पे आया हुआ है। डेड बॉडी को अभी फ़िलहाल बीके भेजा गया है। बाकी अभी देखते हैं आगे प्रोसेस क्या है। ये जो कंपनी है, कंपनी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप अंगीठी वगैरह नहीं जला सकते अंदर, और कोई वेंटिलेशन नहीं है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड का रुकने का काम करने का जो जगह दिया गया है उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। इनका कहना है कि वेंटिलेशन से एक्सपायर हुए हैं। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी कमी है कि आपको वेंटिलेशन तो देना ही चाहिए। ये मामला ऐसा है, जब मौके पर पहुँचे दोनों बंदे, एक यूपी का रहने वाला, एक बिहार का रहने वाला है, दोनों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो रात को जैसे ये ड्यूटी पर आए तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी रूम में अंगीठी जला ली, और अंगीठी जला के इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के जब इनकी ये सुबह कंपनी खुली, लोग आए तो ये दोनों अपना एक्सपायर हुए मिले वहाँ पर।
तो इससे लगता है कि जो अंगीठी अंदर जली है उससे दम घुटने के कारण मौत हुई है। लेकिन अभी मृतक के परिवारजनों की अभी कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट आएगी उसी टाइम कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बॉडियों को अभी वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए बीके भिजवा दिया गया है। क्या उम्र है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? एक लड़का बिहार का है, एक यूपी का है। एक की उम्र करीब 55-56 साल करीब है, एक की करीब 45 साल करीब है। तो पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? कार्रवाई अभी जैसे भी परिवारजन जो भी कंप्लेंट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो परिवार कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, अभी देखते हैं। अभी उसमें क्राइम टीम बुलाई गई है, अभी उसमें बाकी तो जो भी परिवार आगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे, किसी को अगर कोई इसमें दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा उसको। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां वर्ष 2024 की आज आखिरी सोमवती अमावस्या पर दूर दराज से श्रद्धालुओं ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और अपने पितरों को तर्पण में पिंडदान किया। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजस्थान से आए श्रद्धालु महेश तिवारी ने बताया कि यहां अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए लोग आए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और ब्राह्मणों द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही बड़ी अच्छी व्यवस्था इस अवसर पर की गई है। जानकारी देते हुए टूरिस्ट पुलिस अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन, केडीबी और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस साल की सोमवती अमावस्या जो है इसका यहाँ पर्व लेने हम यहाँ आए और यहाँ पर्व लेने के हमने यहाँ तर्पण किया, स्नान किया, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, पुलिस प्रशासन का सहयोग, ब्राह्मण लोगों का सहयोग, पितरों के लिए हमने यहाँ तर्पण किया। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की हमको लगी, शायद ही मैं कहीं और जगह नहीं की व्यवस्थाएं यहाँ मिली। यहाँ के जो सूर्य मंदिर देखा हमने, वो गीता बिरला मंदिर देखा और ये आपके बालाजी मंदिर, यहाँ के स्नान किए। अभी और भी कुछ हमारी जगह ब्रह्म सरोवर स्नान किया। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, यहाँ का सहयोग बहुत अच्छा मिला प्रशासन का, काफी अच्छी व्यवस्था है कुल मिलाकर। आप कब आए थे यहाँ पर? मैं कल रात को आया। तो और कौन आया फैमिली में आपको? मेरी पत्नी है, ये मेरा नमाता है, ये हमारा गीता बिरला मंदिर के पंडित जी है, ये गोवर्धन राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ के महंत है बिरला मंदिर। अमावस तो हर महीने आते हैं, लेकिन आज है सोमती मोस। इस साल की जो लास्ट मोस भी है सोमती मोस 2024 की। ये पांडवों के टाइम में सोमती मोस नहीं आई थी, फिर वो शराब दे गए थे कि कलयुग के अंदर आप एक साल में कई दफा होगी। तो सोमती मोस का बड़ा भारी महत्व है। तो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो पिंडदान का, तर्पण का बड़ा भारी महत्व है। आज के दिन अपने बुजुर्गों, पितरों को पिंडदान तर्पण दिया जाता है। जो लोग पिंडदान तर्पण नहीं दे सकते, अपने पितरों ने कुछ भी, कोई भोजन दान करे, वस्त्र दान करे, कुछ भी दान करे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी जगह आज पिंडदान का बड़ा भारी महत्व है। तो सोमती अमावस्या का अपना ही बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जो आज इतने ठंड के कारण जो यात्री है, श्रद्धालु हैं, वो स्नान के लिए ज्यादा नहीं आए, क्योंकि सोमती अमावस्या पे तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 10% ही श्रद्धालु जो है स्नान करता ही है, बाकी तो कोई ऐसा रस नहीं है। जबकि अगर ये सोमती अमावस्या यदि गर्मियों में होती तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती ब्रह्म सरोवर पर। और प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था की हुई है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटियां हैं, हमारी केडीबी की ड्यूटियां हैं। प्रशासन वैसे ही मुस्तैद है ड्यूटी पे जैसे सोमती अमावस्या पे रहता है। तो चलो, फिर भी जैसा परमात्मा की इच्छा, और अत्यधिक ठंड होने के कारण जो है यात्री आज स्नान के लिए नहीं। सोमती अमावस के कारण भीड़ बहुत हो जाती है। प्रशासन ने अपने पूरे प्रबंध किए हुए हैं, सभी ड्यूटियां, और केडीपी की तरफ से भी सभी सफाई व्यवस्था वगैरह सभी ठीक से अच्छी रखी है। और थोड़ा ठंड के कारण अब की बार थोड़ा मौसम भी ज्यादा ठंडा है, इस कारण थोड़ी व्यवस्था कम है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। और सवेरे लगभग 3:30-4 बजे से यात्री स्नान करके खूब अपने वापिस जा रहे हैं। ऐसी कोई किसी प्रकार की
कोई चोरी या कोई किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। बहुत अच्छे से प्रशासन ने प्रबंध किए हैं, वो ठीक है। आपका शुभ नाम? अगली खबर जिंद से है, जहां साइबर ठग हर रोज नए नए ठगी के रास्ते खोज निकालते हैं और अब जिंद में भाजपा नेता के नाम से ढाबा संचालक को 12,500 रुपए का चूना लगा दिया। यहां तक कि ढाबा संचालक को पेमेंट का फर्जी वाउचर भी भेज दिया। मामला भाजपा नेता के संज्ञान में आने पर उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों के ठगों से सचेत रहने को कहा। बत्तख चौक पर ढाबा चलाने वाले मोनू ने बताया कि उनके पास शनिवार को व्हाट्सएप कॉल आई थी और कॉल करने वाला व्यक्ति मोनू ने बताया कि भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी के यहाँ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। इसमें भाग लेने वाले डॉक्टर के लिए लंच का इंतजाम करना है। उन्होंने कुछ डिश का ऑर्डर किया है, जिसमें एक विशेष प्रकार की डिश भी शामिल है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मीडिया के थ्रू मैं सभी को सचेत करना चाहती हूँ, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैं आपको अपनी ही जींद की बात बताती हूँ। 2 ढाबा संचालक से मेरे ससुर जी के नाम से राज अस्पताल के नाम से ठग किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मीटिंग हुई है और डॉक्टर साहब ने इतने खाने का ऑर्डर किया है। एक ऑर्डर तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था, जब दूसरी जगह उन्होंने ऑर्डर किया और कूपन दिखाया तो काफ़ी देर तक कंफर्मेशन नहीं आने पर उन्होंने फादर जी को कॉल किया। तब उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी जो ऑर्डर है नहीं किया और हमारे अस्पताल में कोई भी ऐसा खाने का ऑर्डर नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल बेस पे ही हम ऑर्डर करते हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा अपराध होता है, कोई राज अस्पताल के नाम से या चेयरपर्सन के नाम से या मेरे फादर डॉक्टर राज सैनी के नाम से कोई भी ऑर्डर करता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर राज सैनी जी को कॉल करें, राज अस्पताल में कॉल करें और मुझे कॉल करें, तभी आप ऑर्डर दें। ऐसा कोई भी ऑर्डर ना दें। और जो साइबर अपराध चल रहा है उसके लिए सरकार भी बहुत सचेत है और उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का काम भी कर रही है, क्योंकि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि कोई भी अपराध को वो ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकार उसको बहुत जल्दी ही वहाँ पर समाधान करती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो नेशनल क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है 19930, अगर किसी के साथ भी ऐसी ठगी होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और जिसके नाम से भी ऑर्डर आए सबसे पहले उसको कॉल करें। और आपके जब भी आप किसी के पास कॉल करते हैं तो उस पर कॉलर ट्यून भी आती है, उस पर भी अपराध रोकने के लिए वो कॉलर ट्यून बनाई गई है। तो आप सभी से मेरी एक निवेदन और अपील है कि ऐसे ठगी से बचें और कुछ भी अगर उनके साथ ठगी होने से पहले अपने डीसी को, एसपी को, अपने थाने में उनकी शिकायत करें जिस नंबर से कॉल आती है। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां अपनी मांगों को लेकर किसान पंजाब धरने पर आज बैठे रहे और किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान पहले ही कर दिया था और आज पूरा पंजाब बंद था, जिसका सबसे ज़्यादा असर रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिला। पंजाब जाने वाले सभी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया, जिस कारण पंजाब जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी देखी गई। यात्रियों को पंजाब जाने के लिए कोई और साधन तलाशते हुए भी देखा गया। अगर बात की जाए यात्रियों की, तो उनका कहना है कि उन्हें पहले ये नहीं पता था कि ट्रेन पंजाब नहीं जाएगी, वरना आज हम घर से निकलते ही नहीं। मैं पानीपत से आया हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई आगे ट्रेनें नहीं जा रही है किसान आंदोलन करके, तो इस करके यहाँ यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। आज बहुत यात्री परेशान है, जिसको आगे जाना था, कटरा जाना था, वो भी परेशान है और मुझे भी लुधियाना जाना था, अब आगे नहीं जा पा रहे। तो अभी देखते हैं वापसी का क्या बनेगा। वापसी का भी कोई सिस्टम नहीं बन रहा है यहाँ से, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी बाहर ट्रैफिक वो देखते हैं कि भाई अगर बस मिलती है तो बस से जाएंगे, नहीं तो कोई और व्हीकल देखेंगे। जैसे भी है अब अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे। हो गया अभी देखते हैं, जैसे भी बनता है, जो भी प्रोग्राम सेट होता है उसके हिसाब से ही देखेंगे। अम्बाला रुकेंगे तो अम्बाला के हिसाब से अभी यहाँ का भी काम है, देख लेंगे, नहीं तो फिर वापसी चले जाएंगे। अब क्या है कि सारी ट्रेनें जो हैं अम्बाला में ही रोक दी गई हैं, बाकी जो कुछ ट्रेनें थी वो कैंसिल कर दी हैं दिल्ली में ही। पहले कोई मैसेज नहीं था ऐसा,
तो बहुत परेशान है, ठंड में इतने बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग परेशान है, कुछ मिल नहीं रहा यातायात। देखते हैं, अभी कुछ समाधान ढूंढेंगे। क्या करेंगे आप, रुकेंगे अम्बाला या वापस? नहीं, अम्बाला रुकेंगे। तो वही अगली खबर मोगा से है, जहां मोगा की समाज सेवी संस्था गुरुमुख सेवा भलाई की तरफ से लगाया गया और पहला फ्री आंखों का चेकअप कैंप 600 के करीब मरीजों का चेकअप किया गया और यहां पर 100 मरीजों का फ्री में आंखों का ऑपरेशन भी करवाया गया। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि संस्था की ओर से धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। इस बार पहला फ्री आंखों का चेकअप कैंप लगाया गया जिससे 600 मरीजों की आंखों की चेकिंग की गई। जिन मरीजों को चश्मे की जरूरत थी उनको चश्मा भी फ्री दिया गया, दवाई भी फ्री दी गई और 100 के करीब मरीजों का फ्री में ऑपरेशन शंकर आई अस्पताल लुधियाना में अब करवाया जाएगा। बेसिकली ये कैटरेक्ट स्क्रीनिंग कैंप है, तो जो भी जिन पेशेंट्स को कैटरेक्ट मोतियाबिंद होगा उनको हम हॉस्पिटल लेके जाके उनका ऑपरेशन करेंगे। बाकी उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनको चश्मे का नंबर है या फिर ड्राइनेस के लिए आ रहे हैं जिनको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है। मोस्टली ये पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में। ये बात करें तो क्या क्या उनको ये आप सुझाव दे रहे हो कि कैसे ध्यान रखा जाए आंखों? तो कैटरेक्ट है वो तो सर एज के साथ होता है, तो उसका तो कुछ रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, वो एक एजिंग प्रोसेस है। उसके अलावा जो आजकल स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो थोड़ा कम उसको लिमिट में यूज़ करना है। बीच बीच में ब्रेक लेना है जब भी कोई पास का काम कर रहे हैं। ये इस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रखना है। उसके अलावा एवरी 6 मंथ्स या फिर हर एक साल में एक बार हॉस्पिटल जाके अपनी आंखों का डिटेल में चेकअप करवाना है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है कुछ छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को? थोड़ा सा जो अभी सर्दियों में तो नहीं, पर जो बारिश वाला मौसम या थोड़ा उमस वाला मौसम होता है उसमें एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है या फिर ड्राइनेस की, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे आंखों को मसलते हैं, इन्फेक्शन। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिला सचिव प्यारेलाल तंवर और एडवोकेट धर्मपाल चौहान की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने अनाज मंडी गेट जगाधरी इकट्ठे होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजकर ये मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने उस व्यक्ति के बारे में हिकारत भरी टिप्पणी की जिनके नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा देश का संविधान लिखा गया, जिसमें हर एक भारतीय नागरिक को लिंग, जाति, धर्म आदि के भेदभाव बिना समानता का अधिकार दिया गया। दलित महिलाओं को भी अधिकार दिए गए जो मनुस्मृति ने नकार दिए थे। इस संविधान द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए निरंतर जद्दोजहद करते हुए दलितों, महिलाओं और दबे कुचले तबकों ने एक इंसान और एक नागरिक के रूप में अपनी पहचान अर्जित की। तो अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले सीमा गांव में 29 दिसंबर की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि एक कार अनियंत्रित होकर जवाहरलाल कैनॉल नहर में जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय कृष्ण कुमार के रूप में हुई है, जो गांव डेरोली अहीर का निवासी था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर भी निकाला गया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। तो अगली खबर बिजुन से है, जहां नेशनल हाईवे नरवाना उकलाना रोड फाटक के पास एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें आसमान से दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग की सूचना मिलते ही नरवाना और उचाना से दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। तो अगली खबर भी अंबाला से है, जहां आज किसानों द्वारा पंजाब बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर रेलवे पर भी देखने को मिला। पंजाब से जाने वाली ट्रेन रेलवे प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र को मलेरिया मुक्त होने पर स्वास्थ्य विभाग की पीठ थपथपाई और कहा कि अन्य जिलों को भी कुरुक्षेत्र से सीख लेना चाहिए। हरियाणा स्वास्थ्य निदेशक सुखबीर सिंह ने कहा कि 4 सालों से कुरुक्षेत्र में मलेरिया का कोई केस नहीं है।
तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां 18 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को उनके पद से हटाने की मांग की। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।